देखिए, ये इस बात को दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हम लोगों के लिए कितना सीरियस है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं और जिस प्रकार लगातार पिछले 6 महीनों से हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में जा रहे हैं और वास्तव में वो जो मुद्दे वहाँ पे अभी हैं, जन कल्याण को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, एडुकेशन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बंगाल में जाते हैं और ये बात करते हैं कि 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस को लागू कराना है। तो हम कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे, ऐसे मुद्दे जो जन कल्याण से संबंधित है, जिससे वाकई में पश्चिम बंगाल की जनता का संबंध है, हम लोग इसके लिए संवेदनशील हैं और ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ नेता, कार्यकर्ता सब लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इन चुनावों को देख रहे हैं और इस चुनाव में जाने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ने रूल आउट कर दिया है कि जो कंस्पिरेसी बोल रही है ममता बनर्जी की हुआ है, और बीजेपी ने डिमांड किया है कि जो उनका इलाज का ब्यौरा पब्लिक किया जाए। देखिए, चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि दुर्घटना हो जाती है और जो कि स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं, उनका अपना सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है और पुरुलिया बाजार जो नंदीग्राम में है, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग थे। अगर ऐसा किसी और क्षेत्र में हुआ होता तो आपके समर्थक उत्साहित हो जाते और क्या हश्र होता जिन्होंने आक्रमण किया, हम सब जानते हैं। लेकिन ममता दीदी का और पॉलिटिकल स्टंट का एक पुराना रिश्ता रहा है और लगातार अब आप पश्चिम बंगाल की जनता को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। जनता सब देख रही है आपका पिछले 10 साल का कुशासन, हर महीने में सामाजिक आर्थिक आंकड़े, लॉ एंड ऑर्डर, आपने कोई भी आंकड़े केंद्र सरकार के साथ साझा तक नहीं किया है। तो बहुत दिनों तक आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपना आशीर्वाद देना है। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, तबादले तक कर दिए गए हैं। देखिए, ये उनका पुराना रहा है और केंद्र का और प्रदेश का संवैधानिक दृष्टिकोण से समन्वय होना चाहिए और दोनों को साथ मिलकर के काम करना चाहिए। लेकिन आपके मन में तो इतना डर है कि जो केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, आपने इन सब तक को लागू नहीं होने दिया। आपको क्या समस्या थी कि पश्चिम बंगाल के किसानों के खातों में हर महीने 6,000 रुपये आए? आपको दिक्कत थी इस बात से? तो मुझे समझ में नहीं आता है, इस इनसिक्योरिटी के साथ, इस असुरक्षा के भाव से राजनीति नहीं करनी चाहिए। अमित शाह ने कहा है कि क्या राहुल गांधी और बदरुद्दीन अजमल मिलकर जो घुसपैठ होता है वहां रोक पाएंगे सामने? देखिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, इनका और नीति सिद्धांत की राजनीति का कोई संबंध नहीं है। केरल में कम्युनिस्टों से लड़ते हैं, पश्चिम बंगाल में उनके साथ गठबंधन करते हैं, असम में अजमल जी के साथ गठबंधन करते हैं, केरल में इनके साथ प्रॉक्सी अरेंजमेंट करते हैं। तो नीति हो, सिद्धांत हो, आदर्श हो, राहुल गांधी जी की पार्टी ने ये वर्षों पहले त्याग कर दिया था। और लगातार जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति, माइनॉरिटी अपीजमेंट, जब हम लोग कहते हैं कि अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके साथ, तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं। राहुल गांधी जी की पार्टी और तुष्टीकरण की राजनीति का पुराना संबंध है। हम लोग इतिहास उठा के देख लें, शाहबानो का जजमेंट किसने रिवर्स किया था, सेटनिक वर्सेस किसने बैन किया था, किस पार्टी के प्रधानमंत्री ने 2007 में ये कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि आप हिंदुस्तान की पार्टी हैं, विशेष वर्ग की पार्टी हैं या किसी धर्म की पार्टी हैं। आप लोग जनता के सामने आपके मंशा का पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन केरला के कांग्रेस चीफ कहते हैं राहुल गांधी के वहां आने से माइंडसेट चेंज हुआ, यंग लोगों में, हम लोग इस बार चुनाव केरला के जीतेंगे। अब देखिए, केरल में राहुल गांधी की पार्टी के कितने नेता हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जो उनके वरिष्ठ कई बार के सांसद रहे हैं, पीसी चाको, उनकी अगर हम लोग माने, वो तो पार्टी छोड़ करके अभी उन्होंने त्यागपत्र दिया है। और हम जानते हैं कि भाई, उन्होंने बताया कि केरल के कांग्रेस यूनिट में ग्रुपिज्म है, इस शब्द का उन्होंने उपयोग किया है कि आपस में ही बहुत सारी गुटबाजी हो गई है, कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस नहीं है। तो ऐसी टिप्पणी, मतलब अपने नेता को खुश करने के लिए यदि कह रहे हैं तो करें। राजनाथ सिंह आज जो चुनाव प्रचार में गए थे बंगाल, असम, उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर से हम लोग की सरकार यहाँ बनेगी और सरकार यहाँ बनेगी तो जो बांग्लादेश से हम लोग का बॉर्डर लगता है वहाँ टाइट किया जाएगा, जो घुसपैठ होता है उसको लगाम लगाई जाएगी। देखिए, हमें एक चीज़ समझने की आवश्यकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, मानव तस्करी। पूरे देश में अगर मानव तस्करी के सबसे अधिक केसेस, सबसे अधिक आंकड़े कहीं से आते हैं तो वो है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल हैज स्टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जानबूझ करके एक स्टेट पेट्रनेज, स्टेट का सपोर्ट मिलता
है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बनाने का प्रयास किया जाता है, अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि ममता दीदी ने 2011 में जब वो चुन के आई, उन्होंने 2012 में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 73% का बजट बढ़ाया था। इमाम बोर्ड हो, मदरसा हो, उन्होंने स्पेशल एलोकेशन किया है। आज मंदिर जा रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं। आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। मेरा कुल मिला के ये सबमिशन है। आप पश्चिम बंगाल की जनता को फॉर ग्रांटेड लेकर के आ रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने आपका मॉडल देख लिया है, आपको नकार दिया है। डेरो गांव में राजनाथ सिंह थे, उन्होंने कहा है कि जो 15 साल सरकार में तरुण गोई की सरकार थी, उन्होंने जो अलायंस कभी AIUDF जैसी पार्टियों से नहीं किया। राहुल गांधी आए हैं, उन्होंने उसमें समझौता कर लिया है। देखिए, असम में पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार सर्बानंद सोनोवाल और हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने यशस्वी सरकार चलाई है, और असम में जन कल्याण के विभिन्न परियोजना, तमाम ऐसे योजना है जो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन AIUDF जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, हम सब जानते हैं कि उनका एजेंडा क्या है, उनका मुद्दा क्या है, उनका मंशा क्या है। और सही कहा राजनाथ जी ने कि इस एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टी से, इस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से यदि आप गठबंधन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्पस है वो भी डाइल्यूट होता है। वो दिखता है कि भाई आपकी मंशा क्या है। आप तुष्टीकरण के बहाने एक वर्ग को प्रभावित करना चाहते हैं और उनका समर्थन लेना चाहते हैं, लेकिन आपको हमसे सीख लेने की आवश्यकता है। जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ना जाति का भेद, ना धर्म का भेद, ना क्षेत्र का, ना भाषा का, हम सब भारतवासियों को एक प्रकार मानते हैं और सबके लिए काम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को कि उनकी क्या राजनीतिक मजबूरी है, उनकी क्या बाध्यताएं हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस प्रकार की हरकत से उन्होंने अपने मंशा को असम के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने जाहिर कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा आ गए JDU में, और नीतीश जी ने उन्हें इमीडिएट इफेक्ट से पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। देखिए, पुराना साथ रहा है उपेंद्र जी का और नीतीश जी का, और उनका स्वागत है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उनके आने से निश्चित रूप से एक बल मिलेगा। वो जहाँ थे, मुझे नहीं लगता है कि उनको वहाँ उचित सम्मान मिला है, और बार बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के लोगों को ये कहा कि भाई, और किसी के लिए संभव नहीं है एक ऐसी पार्टी में रहना जो अपराध, भ्रष्टाचार, लॉलेसनेस, एनार्की का पर्याय बन चुका हो। शुद्ध रूप से परिवारवाद और वंशवाद द्वारा पोषित राष्ट्रीय जनता दल रही है। तो उनका स्वागत है, और मुझे लगता है कि उनके आने से NDA को एक मजबूत बल मिलेगा। ये सचिन वाजे, जिसको NIA ने अरेस्ट किया है मुकेश अंबानी के घर के पास से जो विस्फोटक मिले थे, बीजेपी ने उनके नार्को टेस्ट की मांग की है। निश्चित रूप से देखिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। और महाराष्ट्र में जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, उनका तो रिकॉर्ड रहा है लॉ एंड ऑर्डर में भी। अभी कोरोना के केसेस भी वहाँ बहुत सारे आ रहे हैं। तो सरकार को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बड़े उद्योगपति हैं, और उद्योगपति होने के साथ साथ उनकी कंपनी में लाखों करोड़ों लोग रोजगार पाते हैं, नौकरी करते हैं। और इस प्रकार की ऐसी कोई बात है तो फिर मैं आग्रह करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ जांच करे और अविलंब रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि सरकार की मंशा उन्हें पता नहीं चलती है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, निजीकरण पे कोई लगाम नहीं है, हर जगह हो रहा है, सरकार चाहती क्या है। राहुल गांधी क्या चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आता है। इटली चले जाते हैं, विपासना करने चले जाते हैं, अपने आप को आप बताते हैं कि भाई ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है आपको ये पता है? देश के लोकतंत्र पे, दूसरे पार्टियों पे लांछन लगाने से पहले, टिप्पणी करने से पहले अपने घर में आपको झांक के देखने की सख्त आवश्यकता है। G23 नाम से एक ग्रुप बना था कांग्रेस में। उन्होंने मांग की थी कि आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। किसी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। पिछले 25 वर्षों का रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, एक ही परिवार का व्यक्ति वहाँ पे अध्यक्ष बनता है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, साधारण परिवार, वंचित समाज, हर वर्ग से आने वाले लोगों को मौका मिलता है। जो कार्य करता है वो यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में ऐसा संभव है? नहीं संभव है। अभी हम लोगों ने देखा G23 में जिन लोगों ने प्रयास किया कि भाई अंदर रिफॉर्म्स की बात हो कांग्रेस पार्टी में, उनको बंगाल में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल तक नहीं किया गया है। तो उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि भाई अपने संगठन को, अपने पार्टी को पहले संभालें आप, और आपकी पार्टी सुदृढ़ हो। ये देश के हित में है। देश का इंटरेस्ट इसमें है कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो। लेकिन जो अभी संकेत मिल रहे हैं, मुझे तो उम्मीद बहुत कम लगती है। एक पब्लिक से थोड़ा सवाल है, 15 और 16 तारीख को सभी बैंकों की हड़ताल है, कैसे देखते हैं? काफ़ी इफेक्ट होगा बिजनेस, लोगों को परेशानी बढ़ेगी।
नहीं, देखिए, सरकार कॉग्निजेंट है, सरकार बहुत सीरियस है, सरकार बहुत संवेदनशील है। अगर जो ऐसी मुद्दे हैं तो मैं आश्वस्त हूँ और आशान्वित भी हूँ कि जो यूनियन के प्रतिनिधि हैं वो सरकार के साथ मिल करके समन्वय से एक समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।